हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुसुमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा अनुवाद के क्षेत्र, जो कि कई क्षेत्र हैं अनुवाद के। तो चलिए देखते हैं, सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अनुवाद के तो पहले दो क्षेत्र हैं, एक साहित्यिक विषयों का क्षेत्र होता है, एक दूसरा है साहित्य से अलग विषयों का क्षेत्र। और दोनों में 10-5 ऐसे ही चीज़ें हैं जिस पर हम वर्णन करेंगे। अब देखेंगे जैसे कविता, कविता का अनुवाद करना संभव है, बिल्कुल संभव है, पर थोड़ा सा कठिन भी है। क्योंकि कविता जो है वो आनंद की अनुभूति करवाती है, हमें उसमें रस की अनुभूति होती है। तो उस चीज़ को अगर थोड़ा सा हम कोई भी चीज़ में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में हो गया, फारसी में हो गया, या फिर कोई भी अदर भाषा में अगर हम ट्रांसलेट करें तो थोड़ा सा कठिन है, पर असंभव नहीं है। वैसे ही उपन्यास भी है, उपन्यास भी बड़े बड़े होते हैं और उसको भी अनुवाद करना थोड़ा सा सरल नहीं है, लेकिन उसका अनुवाद किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि उपन्यास जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े शब्द हैं, और उस चीज़ को सेम शब्दों में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, सेम शब्दों में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और वो सेम चीज़ जो उपन्यास में है वो इंग्लिश में जाके उपन्यास की सेम चीज़ नहीं बन सकती है, क्योंकि उसके शब्द थोड़ा अलग हो जाता है, तो उसकी रसें थोड़ा अलग हो जाती है, उसकी बोलने का तरीका अलग हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंग्लिश में जितने भी शब्द लिखे हैं, अगर उसको हम हिंदी करें तो वो शुद्ध हिंदी नहीं बन सकता है, और अगर शुद्ध हिंदी को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो शुद्ध हिंदी जो है उसका जो निकलता है, अर्थ निकलता है, वो चीज़ इंग्लिश में जाके बदल जाती है, कुछ और ही हो जाता है, अनर्थ, अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता है। तो ये उपन्यास का थोड़ा सा कठिन होगा अनुवाद करना, लेकिन अनुवाद करना संभव है। उसके बाद कहानी देखेंगे, कहानी में भी सेम ही चीज़ है। अगर आप एक हिंदी की कहानी देखते हो और इंग्लिश में भी, अगर आपने कभी प्राइवेट स्कूल की बुक्स देखी हैं तो उसमें क्या होता है कि सेम ही चीज़, जैसे एक राजा था या फिर लायन वाली यानी कि शेर वाली स्टोरी होती थी, तो हिंदी में उसके अलग ही होती है कहानी, और इंग्लिश में लिखने का अलग ही होता है, क्योंकि उसमें हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो थोड़ा अलग ही हो जाता है, प्रॉपर ही हिंदी के टाइप में नहीं बदलता है, इसलिए ट्रांसलेट अनुवाद इसमें भी संभव है। और उसके बाद हम देखेंगे नाटक। नाटक जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक तो ऐसा नाटक होता है जो मंच के लिए किया जाता है, जैसे मंच वगैरह होता है, कहीं पर स्टेज वगैरह होती है, उस पे किया जाता है, तो उसका देखने का नज़रिया एक अलग होता है, सुनने का नज़रिया अलग होता है। लेकिन वही नाटक को अगर हम रेडियो के माध्यम से सुनेंगे तो उसके लिए थोड़ा अलग से नाटक को तैयार किया जा सकता है, उसके लिए अनुवाद जो है वो थोड़ा अलग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अनुवाद किया जाता है जिस प्रकार हम सुन सकते हैं तो सुनने की तरह अनुवाद कर सकते हैं, अगर हम देख सकते हैं तो वो थोड़ा और ही रोमांचक हो जाता है। तो नाटक का भी अनुवाद हो सकता है, लेकिन आप इस चीज़ को देख सकते हैं तो देखने के माध्यम से हम अनुवाद करेंगे, अगर हम सुन सकते हैं तो सुनने के माध्यम से हम अनुवाद करेंगे। उसके भी अलग अलग अपने अपने प्रकार वगैरह है। अब निबंध की बारी है, तो निबंध भी ऐसे ही होते हैं। निबंध हो गया, आत्मकथा हो गया, आलोचन हो गया, संस्मरण। इस सब में क्या होता है कि आत्मकथा, किसी की भावनाओं को महत्व देना होता है। जैसे कि अगर आप किसी की भावनाओं को देखकर अगर अनुवाद करते हैं तो वो चीज़ भी थोड़ा कठिन है, और उसके बाद उसका अनुवाद भी, उसमें क्या होता है कि उसके भावों को देखकर अनुवाद किया जाता है, उसके शब्दों को देखा जाता है, बल्कि ये नहीं देखा जाता है कि इसका जो यहाँ पर हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में अलग हम शब्द कर देंगे, नहीं, उसके भावों को, क्योंकि आत्मकथा है, निबंध है, आलोचना, ये सबको बार बार पढ़ कर के उसके भाव को अच्छे से जानेंगे, और उसके बाद अगर आपको इंग्लिश में स्पेलिंग अच्छे से आ रही है उस चीज़ की, तभी हम उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें भाव को महत्व दिया जाता है। ये भी थोड़ा सा अनुवाद करते समय कठिन हो जाता है, लेकिन असंभव नहीं है, इसका भी अनुवाद हम अच्छे से कर सकते हैं अगर, लेकिन इस चीज़ को हम पढ़ने के लिए बार बार प्रयास किया जाता है, बार बार इस चीज़ को पढ़ा जाता है। किसको? निबंध को, आत्मकथा को, आलोचना को और संस्मरण को। ये सब क्या है कि ये सब किसी के बारे लिखा रहता है, किसी के भावनाओं के प्रति लिखा रहता है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद हम इसका अनुवाद कर सकते हैं, यानी कि इसका ट्रांसलेट हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा, अब देखेंगे साहित्यों से अलग विषयों पर। ठीक है, दूसरा है साहित्य से थोड़ा अलग जो विषय होते हैं उसका अनुवाद करना। जैसे कि हम देखेंगे ये क्या है, प्रशासन एवं कार्यालय। इसमें क्या होता है कि प्रशासन, जितने भी ऑफिस के नोट्स वगैरह होते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और उसको हम इंग्लिश में कभी कभी अनुवाद करना पड़ता है। अगर अदर देश से
कोई अलग देश से अगर कोई लेटर आती है तो वो इंग्लिश में होती है और उसको हिंदी में कन्वर्ट करना होता है। अगर हम प्रॉपर इंग्लिश के माध्यम से अगर हिंदी में करें तो उसके मीनिंग, उसके शब्द जो हिंदी में है वो हमारे अर्थ समझ में नहीं आएंगे। इसलिए उस चीज़ को भी अच्छे से पढ़ा जाता है और उसके बाद उसका अनुवाद करके हमें भेजा जाता है ऑफिशियल के तौर पे। जैसे प्रधानमंत्री के पास भी नोटिस वगैरह आते हैं, कहीं से कोई सूचनाएँ आती हैं, कोई लेटर आता है तो वो इंग्लिश में होता है और उसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है, किस चीज़ों को ध्यान में रखना है, और जैसे कि लेटर वगैरह आता है तो उसके मेन मुद्दा क्या है उसको ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वाणिज्य बैंक। इसमें क्या होता है कि बैंक में इंग्लिश होती है ज़्यादा, जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी फाइल्स वगैरह होती हैं वो इंग्लिशों में होती है। तो लेकिन बैंक वाले को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि उनके जितने भी ऑफिशियल कार्य हैं वो आप इंग्लिश में कर सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आता है। लेकिन बैंक की जो भाषा है वो जन भाषा होनी चाहिए, यानी कि शब्द होने चाहिए, भाव होने चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो हमारे इतने सर्टिफिकेशन नहीं होते हैं, यानी कि उनको इतना पता नहीं होता है, तो इसलिए उनसे हिंदी में बात करें। उनके भाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को अनुवाद करते हैं। अब तो कई बैंकों में भी हिंदी में आने लग गए हैं फॉर्म भरने के लिए। कई सारी 2-2 पेजेज़ आपको मिलेंगे इंग्लिश में और हिंदी में भी। तो ये है। और उसके बाद आता है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिक। इसमें क्या होता है कि विज्ञान से संबंधित, जैसे उसके मूल हो गए, भाव को ध्यान में रखा जाता है और अर्थ देखा जाता है। विज्ञान क्या है कि साइंस जो है वो हमारी कुछ और ही बोलती है इंग्लिश में, लेकिन उसके हिंदी कुछ और होते हैं। तो उसको ज़्यादातर उसके जो मूल चीज़ है, माने कि कोई एक विषय जो होता है, विषय वस्तु, एक उसके मूल भाव होते हैं, उसको ध्यान में बार बार पढ़कर उसके अर्थ को अच्छे से समझा जाता है। फिर जाकर के विज्ञान की जो प्रौद्योगिक है, आविष्कार वगैरह होती है, उस चीज़ को हम देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा जनसंचार। जनसंचार का माध्यम जो है वो क्या है, समान जनता। समान जनता जो जनसंचार है, जैसे कि अगर आप कोई समाचार ही पढ़ेंगे तो वो आम लोग पढ़ता है ना। तो जनता की जो भाषा है वो सरल होती है, सुगम होती है, और इसके लिए जो जहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर उस टाइप की पेपर्स छपते हैं, अखबार वगैरह छपते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया में हो तो हिंदी छपते हैं, बहुत लोग इंग्लिश भी लेते हैं। उसके बाद आप दूसरे देश में चले जाओ तो सब जगह ना कुछ न कुछ, जैसे बंगला में बंगला भाषा में भी पेपर्स आदि छपते हैं। तो जनसंचार के माध्यम से ही हमारा अनुवाद किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा विधि। विधि क्या है? विधि भी एक साहित्य जो है, साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख लो, कानून आदि जो हैं, कोर्ट कचहरी हो गया, भारतीय संविधान हो गया, तो ये सब की जो बातें हैं वो विधि के साहित्य जो है, विधि साहित्य में आते हैं। और भारत के जितने संविधान हैं, जितने कानून हैं, ये सब इंग्लिश में जो होती है उसको किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है, तो वो भी अगर आप जनता को देखते हुए और वकील को देखते हुए उस हिसाब से वो उनका भी बनाया जाता है। हिंदी और इंग्लिश के बीच में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, जो भी मैटर है, उसको देखकर अनुवाद किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो आजकल ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल के समय में कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि 10 लोग काम करेंगे एक दिन में, उतना कंप्यूटर एक बार में ही कर लेता है। तो इसकी सही में बहुत ही बड़ी भूमिका है। और कंप्यूटर कई ऐसी भाषाएं जो है वो जानता है और कई ऐसी भाषाएं जो है वो नहीं भी जानता है। और लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए एक विशेषज्ञ होने चाहिए, यानी कि जिसको कंप्यूटर की जानकारी है उसे एक कंप्यूटर की जगह पर होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिक चल नहीं सकता है, तो उसे चलाने के लिए एक विशेषज्ञ होने चाहिए। तो कंप्यूटर के अनुसार से भी अनुवाद कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि उसमें कई भाषाएं होती है, कई भाषा नहीं होती है। तो अगर आप ऐसी भाषा सर्च करेंगे जो कंप्यूटर के अंदर लोड ही ना हो तो वो आपको नहीं बता पाएगा। तो इसलिए अनुवाद हम सही और जानकारी के साथ करेंगे, और जो कंप्यूटर को जानकारी मिले वही अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो ट्रांसलेट करके देगा, अन्यथा नहीं दे पाएगा। उसके बाद हमारा आता है समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोवैज्ञानिक, कृषि और पर्यटन। ये सब जो है ये सब एक ही कैटेगरी में आता है। ये सब में क्या होता है, समाजशास्त्र यानी कि समाज की क्या ही भाषा है। सब जगह समाज की अलग अलग भाषाएं होती है, सब जगह राजनीति की अलग अलग भाषाएं होती है, और सब जगह
मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो है वो हमारे मन की व्यथा को जानना होता है। तो ये एक विषय है जिसको सब जगह अपने अपने भाषाओं के अनुसार बोली जाती है। कृषि जो कि किसानों के तौर पे होती है और पर्यटन जो जहाँ के जगह है उसको देखकर किया जाता है अनुवाद। तो ये सब समाज जो है सब देश में अलग-अलग समाज होते हैं, अलग-अलग भाषाएँ होती हैं, उसको देखकर अनुवाद किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया हो। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।